Hello students, so again I'm Dr. Priyanka and today we are going to start with the reproduction in flowering organisms. Next topic, that is pollination and the gamete formation of male in male part. Okay, इन द लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवाइज किया था, हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर थोड़ा सा मॉडल उसका बनाना सीखा था। आज हम उसके बारे में और डिटेल्स देखेंगे। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने और क्या क्या चीज़ें की थी, लेट्स रिकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखा था, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के मोर पार्ट्स देखे थे, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन किया था, ब्रीफ लर्न करा था। तो आज बच्चे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पे थोड़ा सा मोर। बिफोर स्टार्टिंग बच्चे मैं आपसे मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए लास्ट क्लास का ये पूछती हूँ कि बच्चे आप एक बात बताइए कि जो एंथर होता है, व्हाट इज दैट एंथर पार्ट? एंथर किन चीजों से बना होता है? एंथर होता क्या है? फिलामेंट, स्टेमिन, याद है आपको फिलामेंट कैसा होता था? एन एंथर इज अ बायलोब्यूल, ठीक है। उसके बाद उसके दो लोब्स होते हैं, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, फिर फिलामेंट देखा था और कंबाइनिंगली ये दो स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या बोलते हो? स्टेमिन। वेरी गुड। तो अब हम बच्चे अगर मैं आपसे और पूछूं फीमेल्स के बारे में, तो आपने पढ़ा था सिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन शॉर्ट कॉम्पैक्ट पे जानी थी, डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि अब गेमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है वो कैसा होता है बच्चे? बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? जिसके दो लोब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ 3D स्ट्रक्चर मेरे बच्चे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आप कहते हो, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके सारे पॉलन ग्रेन्स इसके स्प्रेड अप होते हैं, ठीक है। पूरा जैसे एक कोई डब्बा है और उस डब्बे में आपने चॉकलेट बॉल्स रख दी हैं और वो डब्बा है और वो डब्बा एक बड की तरह है, फूल की बड दिखी है ना आपने, बस वो डब्बा वैसा ही है एंड उसमें आपके चॉकलेट्स या रंग बिरंगी जो बचपन में आप चटपटी गोलियां खाते थे वैसी ये डब्बे में पॉलन ग्रेन्स, जिसे आप कहते हो मेल गैमेट, वो भरा पड़ा है। ओके, चलो बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग बच्चे थोड़ा सा और डीप में जाते हुए बात करते हैं कि अब बच्चे ये पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन क्या होती है, मतलब पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। जैसे अगर मैं भी बात करूं, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में बच्चे आप लोगों को पता है कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन को आप स्पर्मोजेनेसिस कह देते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हो। ऐसे ही आपका जो फीमेल्स का एग बनता है एवरी 28 डे साइकिल का, उसके बाद आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल्स के बाद, तो उस दौरान क्या होता है, आपका एक एग बनता है 28 डे साइकिल में फर्टिलाइज्ड होने के लिए। अगर वो 1 to 14 डेज का जो पीरियड फर्टाइल पीरियड होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो एग अगर फर्टाइल हो जाता है तो आप लोग उसको सिंपली कह देते हो कि वो फर्टाइल एग हो गया और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोजेनेसिस का सारा 9 मंथ्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाता है तो बच्चे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद क्या होता है कि आपका जो भी वो एग फॉर्म्ड फुली फर्टिलाइज, जो एग अनफर्टिलाइज एग जो बना था वो क्या होता है? टूट के नीचे गिर जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बाहर आ जाता है विद द एंडोमेट्रियम लेयर। इन सेम केस आपके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बच्चे इन केस ऑफ योर फ्लावर्स। अब बॉटनी का चैप्टर थोड़ा है बिकॉज आपकी 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स प्लांट बॉटनी है, इसके बारे में ऑब्वियसली आपने रिप्रोडक्शन है तो थोड़े से बोरिंग है, बट शुरू से ही मेरा ये है कि मैं आपको ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट करते हुए पढ़ूं। तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या होती है, बट द टॉपिक ये जितना भी आप पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज ये टॉपिक
विल गेट यू नो कि ठीक है, आप यू कैन एबल टू डिफरेंशिएट, यू विल एबल टू गेट इन बिटवीन कि आपका जो मेल का होता है, ह्यूमन बींग्स का, मैमल्स का होता है रिप्रोडक्शन का सिस्टम, और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं पॉलन ग्रेन्स की बात करूं तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स की बात क्यों करी, क्योंकि वो मोस्ट एवोल्यूटेड प्लांट्स होते हैं, आप उन्हीं के बारे में पढ़ोगे जो मोस्ट एवोल्यूटेड है। 11th क्लास में आपने अनएवोल्यूटेड प्लांट्स के बारे में पूरा एक किंगडम पढ़ा, प्लांट्स का, एनिमल्स का, कुछ न्यू आए, फिर एनिमल किंगडम में आपके छोटे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, छोटा कार का मॉडल, बड़ा कार का मॉडल, फिर ऐसे ऐसे मॉडल चेंज हो गया। सारी चीजें आप लोग 11th में ऑन द थ्रू कर चुके हो। इतना ज्यादा 11th जन बच्चों ने इतनी सीरियसली नहीं भी पढ़ी, इतना डरने की जरूरत है, बिकॉज दिस पार्ट इज बेसिकली फॉर योर रिप्रोडक्शन यूनिट ओनली। ठीक है, तो अब मैं अगर पॉलन ग्रेन्स की बात करूं तो पॉलन ग्रेन्स में बच्चे क्या है, आपका पॉलन ग्रेन्स बनते कैसे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से पॉलन ग्रेन्स उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, नहीं, उसको बनाने के लिए प्लांट एक सिस्टम, एक प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, और सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स का छोटा भाई, या आप उसे कह दो पॉलन ग्रेन्स की जुवेनाइल फेज, आप क्या कह सकते हो उसको, आप अभी इतने बड़े हो गए हो। ठीक है, आप अपने आप को मिरर में देखोगे, मिरर में देखोगे तो लड़के अगर मिरर में देखेंगे तो वो क्या होगा, उनकी मुस्टैच होगी, उनकी बॉडी, उनका स्किन कलर थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा। और अगर आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब निक्कर पहना करते थे, अगर आप लड़कों की बात करते हैं तो लड़के छोटे से निक्कर पहनते थे, तो वो अपने आप को जब मिरर में देखते थे तब उनकी बॉडी पे इतने ज्यादा मेल हेयर्स नहीं होते थे, क्या होते थे, बिल्कुल साफ सुथरे होते थे, छोटी छोटी हाइट के होते थे। इन द सेम केस आप एक मेच्योरिटी एज पे अब पहुंच गए हो, और जो आपकी पुरानी वाली एज थी वो एक जुवेनाइल फेज ऑफ लाइफ, हम लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आज की बात करूं, इनमें इन पॉलन ग्रेन्स की बात करूं तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो गेमेट है। ठीक है, वो गेमेट क्या है, प्लांट का एक मैच्योर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। फर्टिलाइजेशन के बच्चे का इसको थोड़ा सा और मैं एक ब्रीफ में एक लाइन बोलूंगी बोलते हुए कि बच्चे जो ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस है ना आपका, ये थोड़ा सा इस न्यूक्लियस के पास जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, उन न्यूक्लियस के पास, क्रोमोसोम्स के पास सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी प्रेजेंट है। जब फर्टिलाइजेशन होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होगी तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म की शुरुआत के लिए उसको तो पता होना चाहिए ना, कलर जो पेरेंट का था, लीफ का कलर कैसा होना चाहिए, फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए, ये प्लांट कितने घंटे कैसा परफॉर्म करता है, डे लाइट वाला प्लांट है, नाइट लाइट वाला प्लांट है, तो ये इंफॉर्मेशन पॉलन ग्रेन में मैच्योरली होती है। अगर मैं इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में अनमेच्योर फेज या आपका स्पोर्स की फॉर्म में कह दूंगी, या मैं कह देती हूँ ये पॉलन ग्रेन्स के छोटे छोटे फॉर्म्स वाले या छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनको कह देती हूँ कि ये अभी नासमझ है। ठीक है, इनको अभी इतना कुछ पता नहीं है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनके पास अभी पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं प्लांट की। ठीक है, बस थोड़ी सी कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आगे ऑन द प्रोसेस में वो इंफॉर्मेशन डेवलप होगी, मैच्योर होगी, एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, मैच्योर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी, जिसको आप बोल दोगे पॉलन ग्रेन्स। ऐसा ही बिल्कुल फीमेल पार्ट के साथ होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर है, पहले छोटी सी बड निकलती है फ्लावर में, जब कभी भी मम्मा ने रोज का पौधा लगवाया हो घर में, और सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि वो रोज का पौधा उसमें से बड निकली, वो मम्मा फूल आ गया। तो जो आपका फ्लावर आता है रोज का, तो उससे पहले सबसे पहले इमेच्योर बड निकलती है, उसके बाद आपके पेटल्स आने लगते हैं, उसके बाद आप ग्रीन कलर के सेपल से कवर्ड होता है, फिर उसके बाद आप देखते हो रेड कलर के पेटल्स आने लग जाते हैं। बच्चे सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के, जो नीचे फूल की नीचे कह देते हैं ना ग्रीन कलर की छोटी छोटी पंखड़ियां, आप उनको कह देते हो बच्चे, वो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इट्स अ मॉडिफिकेशन। ठीक है, आप बच्चों के दिमाग में हो कि क्या है वो सेपल्स और पेटल्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो ग्रीन कलर की पेटल्स जैसी लगती हैं फ्लावर में, वो आप कह देते हो सेपल्स, और जो आपकी कलरफुल
पंखुड़ियां हैं वो आप कह देते हो पेटल्स। अब बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं जिनमें सेपल्स मे नॉट बी प्रेजेंट एंड मे बी प्रेजेंट भी हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं। बट कुछ कुछ प्लांट्स के बारे में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, थियोरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, उनमें हम लोग सेपल्स का प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि ठीक है सेपल्स प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां है भाई। अब किसी में अब हम कह देते हैं, अब लेकिन अगर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही जो मैमल्स आपके एप्स हैं उनमें नाक का स्ट्रक्चर, नोज का स्ट्रक्चर हमारी तरह नहीं है, हम लोग मोर एवोल्यूटेड है। उनका स्ट्रक्चर, उनमें भी बहुत सारी एप्स में प्रजातियां हैं। प्लैनेट्स ऑफ डॉन देखी होगी, सीजर की नाक, मतलब आप इतने सारे मंकी में सीजर को पहचान लेते हो, क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, शक्ल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहचान में आ जाता है। बाकी भी बहुत सारे मंकी, आप उनको मंकी के पिक्चर देख रहे हो, सारे मंकीज हैं, सारी एक आपको पता है कि एप्स की स्पीशीज है, लेकिन फिर भी यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि नहीं ये एक लीड एक्टर है बिकॉज ऑफ द फेस स्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है, आप जब पोस्टर्स फिल्म पे देखते हो तो अब उसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? क्योंकि आप उसका स्ट्रक्चर, उसका जो चेहरे का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। बाकियों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि कौन माँ थी कौन बच्चा था, है तो सारी मंकी की स्पीशीज। अब हम भी ह्यूमन बींग्स है, हम तो चलो हम आप कह देते हो कि मैम आप क्या बात कर रहे हो, हम तो मोर एवोल्यूटेड है, और हम मोर एवोल्यूटेड है तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंशिएशन हम में करना इजी होगा। बट जो एप्स हैं जिनको हमने एंसेस्टर्स कह दिया, वो इतने ज्यादा, आप लोग कह सकते हो कि मैम वो इतने ज्यादा मोर एवोल्यूटेड नहीं थे, वरना वही ना मैमल्स के मोस्ट एवोल्यूटेड बन जाते हैं। लेकिन बच्चे उनका भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बिकॉज ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द फेस स्ट्रक्चर। ऐसे ही डिफरेंशिएशन प्लांट्स की प्रजातियों में फ्लावर्स का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के फ्लावर्स हैं। पेटल्स किसी में है ही नहीं, किसी में पेटल्स है नहीं, उनकी जगह सेपल्स हैं, किसी में सेपल्स ही नहीं है, किसी में पेटल्स हैं, किसी में यूनिसेक्सुअल है, मतलब सिर्फ मेल फीमेल्स पार्ट हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स वाले पार्ट हैं ही नहीं, जैसे आर्किगोनिया है, एंथ्रीडियम है ही नहीं जिनमें। ऐसे ही बायसेक्सुअल प्लांट्स में जैसे आपका हर्बेकेशियस हो गया, इसमें आपके दोनों मेल्स एंड फीमेल्स आर अवेलेबल। इसीलिए आप उनकी स्टडी इसीलिए आप लोग उन्हीं फ्लावर्स की स्टडी करोगे जिनमें आपको पढ़ने में फिलहाल इजी होगी। जब भी आप लर्न करना सिखाते हो किसी बच्चे को तो वो बेसिक चीजें सिखाते हो ना, ए बी सी, फिर बोलते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, या जो भी। ठीक है, तो इन द सेम वे यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, एंड इन द लर्निंग स्टेज यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन फ्लावर जिसमें आपके दोनों पार्ट्स इजीली अवेलेबल है। देयर आर हेल लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बहुत सारी बुक्स में ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। 11th 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड देना होता है आपने, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी रेफरेंसेस बुक से पढ़ते हैं, प्रदीप हो गई, दिजेश हो गई, इनसे पढ़ते पढ़ते फिर वो थोड़ा सा मोर डीप में जाते हैं। वो एनसीईआरटी को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, वो अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो दे आर इन मोर डीप, बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। और जब वो डीप में चले जाते हैं, इतना नॉलेज आपको अभी फिलहाल इस चीज के लेके नहीं है, इतना नॉलेज की जरूरत नहीं है। यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो योर एनसीईआरटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। हाँ, अगर आपने कॉम्पिटिटिव या किसी और एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो उन बुक्स को स्ट्रिक्टली ना फॉलो करते हुए सिर्फ उतना पढ़िए जितना जरूरी है। बिकॉज अगर आपने यू आर गोइंग टू एस्पायरिंग फॉर अ मेडिकल प्रोफेशन, और अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि पॉलन ग्रेन्स क्या थे, यू जस्ट कॉम्पैक्टली टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में द बायोलॉजी फॉर योर एज ऑफ नाउ 12th इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, प्रदीप हो गई, दिनेश हो गई, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली नहीं दिया हुआ, उन्होंने बहुत वास्ट दिया हुआ है। उन्होंने कई सारे फ्लावर्स के कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं जिसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, उनके स्ट्रक्चर्स और डीप में हैं। So just don't get confused in that structures, just take one example of Herbaceous and उसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि pollen grain क्या है, सिग्मा साइल ओवेरी में क्या डिफरेंशिएशन है। ओके बच्चे, चलिए, तो अगर मैंने बात करी फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में हम लोग एक ऐसा ही प्लांट लेकर चल रहे हैं बच्चे जिसको मैं कह देती हूँ आपका हर्बेकेशियस। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात की, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने करा कि एंथर का स्ट्रक्चर बच्चे बायलोब्ड होता है। बायलोब्ड मतलब एक 3D स्ट्रक्चर है, आगे पीछे दाएं बाएं 3D स्ट्रक्चर है। अब जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें बायलोब्ड, मैं कह रही हूँ अब बायलोब्ड तो 2 है और बना चाह रहे हो, नहीं बच्चे, बायलोब्ड का मतलब है यू आर कंसिडरिंग लाइक दैट
जैसे ये बना रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ चार बटरफ्लाई सा स्ट्रक्चर बना रहे हो, छोटी क्लास में बना नहीं देते थे, ठीक है। तो बच्चे आप ये जो ये वाला हिस्सा आप पूरा ले रहे हो, जब आप स्ट्रक्चर इसका बनाते हो, इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। जो दूर से आपको एंथर का स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। और वैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर में देखो, तो ऊपर से अगर आप इसको मैं झुक के इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखो, तो आप बच्चे देखोगे कि इसके 4 खाने हैं। अब ये जो 4 खाने हैं, लेकिन ये जो सेक्शन है, दिस इज 1 लोब एंड दिस सेक्शन इज योर सेकेंड लोब, और इसके 4 खाने हैं, ये 1 2 3, इसके ये डायसेक्शनरी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बात करूं, ईच लोब हैज 2 पैरेलल सिलिंड्रिकल माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चे कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ थैला। कभी कभी सब्जी लेने, कभी मम्मी की हेल्प कराने के लिए कहो कि चलो मम्मी आज मैं आपके साथ सब्जी लेने जाता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है। अब ऐसा है कि अगर आपने आलू वाले से सब्जी ली, तो उसने आपको एक अलग पैकेट पॉलिथीन में आलू डाल के दे दिए। फिर आपने अगर कोई फ्रूट लिया, एप्पल्स लिए, तो उसने एक अलग पॉली बैग पकड़ा दी। तो मम्मा एक थैला कैरी करती है, ठीक है। उस थैले में क्या करती है, जो जो सामान वो लेती जाती है उस थैले में डालती रहती है, ठीक है। और जब वो सामान थोड़ा सा उनके एक्सीड लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो वो घर आ जाती है, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक थैला होता है, ठीक है। ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स में दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोल देते हो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया बच्चे, अगर आप वैसे स्ट्रक्चर वाइज एनाटॉमिकल वाइज देखोगे, सो यू हैव डिफरेंशिएट की, जैसे एक प्लास्टिक सेलोफिन आप छोटे बच्चे अपने कॉपीज पे कवर नहीं चिपका लगा देते थे वो, ताकि गंदी ना हो जाए, वो टीचर्स प्रेफर करती थी। इन द सेम वे वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया वैसे एक सेलोफिन प्लास्टिक थैला होता है, जिसमें आपके जितने भी ये छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पैक्ड होते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो each anther has a lobe, each anther has a long parallel cylindrical structure, ठीक है। तो क्या कहते हैं, long parallel, parallel का मतलब क्या होता है, सेम उस पे, ठीक है। पैरेलल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, किसी ने कोकोनट पाइप में कोकोनट वाटर तो पिया ही होगा, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करना चाहते हो कि मैम वो स्ट्रक्चर है क्या, तो जस्ट इमेजिन कि वो जो कोकोनट पाइप, जस्ट इमेजिन जो वो कोकोनट पाइप्स हैं, वो आपने बहुत सारे एक तरफ बहुत सारे इकट्ठे किए और उनको एक गोल घेरे में ऐसे 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 गोल घेरे में एक तरफ जोड़ दिया, मतलब उनके एक ऐसे गांठ बना ली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करना चाहूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये आपने ऐसे ऐसे खूब सारा एक बंडल बना दिया। अब बच्चे ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स है, अगर मैं ऐसे इस पेन के सारे उनको खोल दूं, ठीक है, और इनको ऐसे करके ये ओपनिंग्स ऐसे ऊपर की तरफ कंबाइन कर दूं, या सिंपल से अगर मैं कहूं कि मैंने सिर्फ ये ओपनिंग्स लेनी है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं। ये जो सिलेंड्रिकल्स हैं, इनमें सारे आपके पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन द सेम वे आपके ऐसे ही, जैसे ये कैप है, ठीक है, ये खाली है अंदर से, तो इनके अंदर आपके जितने भी ऐसे, अगर मैं इसका एक बहुत सारे लगा के इनका एक गुच्छा बना दूं, तो बहुत सारे ओपनिंग्स खुल जाएंगे। फिर आपने उनको ब्रॉडली, आपने कहा ना 4 लोब्स बना दिए, इतनी सारी लोब्स हैं, तो ऐसे ही आपने उनको ब्रॉडली 2 लोब्स में डिवाइड कर दिया, जिसके आपने 4 खाने बना दिए। ऊपर से देखोगे तो सिर्फ आप देखोगे कि ये एक लोब है, ये इसको और इवन स्पेसिफाई कर दिया। इन द सेम मैनर बच्चे, ऐसा ही आपका कुछ एंथर का स्ट्रक्चर होता है। पैरेलल सिलेंड्रिकल आपके होती हैं, जो जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया नाम उस थैले को इसलिए दिया गया। अब आप सब्जी वाला थैला, मम्मी कहते हैं जा चिंकू जा मिंकू सब्जी वाला थैला ले आ, तो सब्जी वाला थैला आप सबको पता होता है, घर में बहुत सारे थैले होते हैं। वेकेशन पे जाने का थैला अलग होता है, कहीं और कहीं जा रहे हो उसका भी कोई अलग सैक होता है, बट अगर मम्मी आवाज देती है जा सब्जी वाला थैला लिया, तो वही थैला लेके आती हूँ, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, इसीलिए आपने सैक लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोर्स कह दिया है। अब अगर मैं बात करूं माइक्रोस्पोर्स की बच्चे,
अगर मैं माइक्रोस्पोर्स की बात करूं तो माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं बच्चे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड मतलब एक ही टाइप का, ठीक है। इसमें या तो आपके फीमेल्स होंगे या मेल्स होंगे, और अगर हम मेल्स की एंथर की बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से पेरेंट के फीचर्स आएंगे, आपके सारे मेल्स के फीचर्स आएंगे, ठीक है। आर फॉर्म्ड थ्रू, अच्छा, अब थैले का नाम सब्जी वाला थैला, सब्जी उसके अंदर, ठीक है। तो हैप्लॉइड्स आर फॉर्म थ्रू प्रोसेस। अब इसका प्रोसेस भी बिल्कुल इसके नाम पे ही गया है, नाम वाले गुणों पे गया है, और उस नाम वाले गुणों को आप बोल दोगे बड़े प्यार से माइक्रोस्पोरो, माइक्रोस्पोरो, ठीक है। जेनेसिस, जेनेसिस कहीं भी पढ़ो, केमिस्ट्री में पढ़ो, बायोलॉजी में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, जेनेसिस का मतलब बच्चे होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। कभी भी कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगे, अभी तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड पढ़ने हैं, पूरी बॉडी के डिफिकल्ट वर्ड्स आप लोगों को पढ़ने हैं। इफ यू आर एस्पायरिंग डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन, तो आप उनको याद कैसे करोगे, जो स्प्रे का वर्ड, ठीक है, उस वर्ड को तोड़ दो और आप उसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में ब्रेक कर लो, तब आपको उसका पता चल जाएगा। माइक्रो का मतलब हम तो बहुत छोटों में से समझते आ रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। स्पोर का मतलब होता होगा, लगा लो तुक्का, अगर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो, वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ मेल का ही बन रहा होगा, गैमेट टाइप। तो जो मेल का वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर पार्ट है, गैमेट है, ठीक है, आप उसका प्रोडक्शन जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाता है, और वो कहाँ बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है। अब अगर मैं और बात करूं, माइक्रोस्पोरेंजिया are then transformed into pollen sac, और इस pollen sac को आप ब्रैकेट्स में लिख लो, pollen chambers, ओके ओके। अब जो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो जब वो स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना देते हैं, और जैसे जैसे वो थैला बड़ा होता जाता है या वो भरता जाता है माइक्रोस्पोर से, तो वो क्या बन जाता है, एक पॉलन सैक जैसा बन जाता है, ठीक है। पॉलन सैक मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स या पॉलन चैम्बर, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब जैसे बाहर, अगर आपको बाहर टीचर है, तो टीचर आपके फॉर्मल नेम से बुलाती है, किसी का नाम अभिषेक है, या किसी का नाम कुछ है, या किसी का नाम कुछ है, तो उसको उसके नाम से बुलाएंगे, राम सिंह, राघव सिंह, जो भी, ठीक है। लेकिन अगर वो ही बच्चे की बात करें, तो उसको घर में थोड़ी मम्मी कहेगी राघव सिंह कम हेयर, ऐसे नहीं करेगी। मम्मा कहेगी मेरा चांद, मेरा चकोर, मेरा बिट्टू, मेरा मोनू, मेरा जो भी, ठीक है। तो कोई घर का नाम होगा उससे बुलाएगी। तो इन द सेम मैनर प्लांट्स में नाम एक ही है, मतलब अगर उसमें माइक्रोस्पोर्स बैठे हैं, तो आपने उस चीज को माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया, क्योंकि उसमें छोटे जुवेनाइल उसके प्लांट्स के गैमेट्स बैठे हैं। जैसे वो माइक्रोस्पोर्स थोड़े से और ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, थोड़े से और हैप्लॉइड डिवीजन में जाके और थोड़ा सा उन्होंने मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, मतलब वो पॉलन ग्रेन्स बन गए। तो आपने उन्हीं वाले जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स, मोर मैच्योर पॉलन, अब ऐसा ही है कि वो जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसमें आपके माइक्रोस्पोर्स भी हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स में, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स नीचे नीचे बनते जा रहे हैं और वो मैच्योर के ऊपर आते जा रहे हैं। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर आप एक तरफ से ये कह सकते हो कि वो आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का है, ऊपर वाला जो मैच्योर स्ट्रक्चर है आपने उसको एक पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर कह दिया है। इतना चीज समझ में आई? वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हो। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ईच लोब, अब आपकी एक एनसीईआरटी एक लाइन बोल रही है। अब अगर हम लोगों ने सीबीएसई में नंबर लेने हैं, तो हमें स्ट्रिक्टली बच्चे, मैं अगर मेरी मानो तो आपको स्ट्रिक्टली वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी
को फॉलो करना है, ठीक है, और कोई बुक फॉलो नहीं करनी इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स, ठीक है। और जितनी भी आपकी अगर स्टेट बोर्ड्स भी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, और अगर आपका कोई और बोर्ड्स भी हैं, तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही आपका इतने मार्क्स आ जाएंगे, यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल मार्क्स, ठीक है, 90 अबव बायो में मार्क्स यू कैन इजीली एबल टू स्कोर, बहुत आराम से आ जाएंगे, बस यू नीड टू फॉलो एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में बच्चे आपको एनसीईआरटी अब बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगती है और बच्चे घबराते हैं उसको फॉलो करने में, बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करती हूँ, मैं आपको जानती भी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपके ऊपर एक कमेंट मार दूं कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा नहीं है, या मैं अगर कमेंट आपको मार दूं कि आप बहुत शैतान हो, अगर मैं आपको एक और कमेंट मार दूं कि आप बहुत मोटे लगते हो, कुछ भी कमेंट मार दूं, मैं आपको इवन जानती भी नहीं हूँ, आपकी पर्सनालिटी मैंने आज थ्रू देखी भी नहीं है, तो यू फील कि यार ये तो मुझे जानता ही नहीं है, मुझ पे कैसे कमेंट कर रहा है, ठीक है, आपको फिर आप उसको अवॉइड करने लग जाओगे इस चीज को। इन द सेम केस ऑफ एनसीईआरटी, आपको पता ही नहीं है पोलन सैक और पोलन चैम्बर होते क्या है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक लाइन में उन्होंने पोलन सैक को ना डिस्क्राइब करते हुए आपको पोलन सैक के बारे में एक लाइन बता दी, ठीक है, कि पोलन सैक में आपके माइक्रोस्पोरेंजिया से ही बड़ा स्ट्रक्चर बैठा है। अब बच्चे कंफ्यूज कि भाई हमें तो माइक्रोस्पोरेंजिया तो चलो ठीक है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पोलन सैक और पोलन चैम्बर कहां से आ गया, अब होते क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया, बस उन्होंने ये लाइन बता दी। उन्होंने जिस आपको इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कुछ और चीज बता दी। इन द सेम मैनर आपको उस चीज की नॉलेज जहां से भी आप पढ़ोगे, फिर आप टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक को इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि उनमें बहुत डिटेल में वो चीजें बता रखी होती हैं, वो डिटेल में इतनी बता रखी होती है, फिर सो जाते हो थोड़ी देर में उस टॉपिक तक आते आते, इसीलिए फंस जाते हो बीच में। सो व्हाट यू नीड टू फॉलो, कि आपने फॉलो तो एनसीईआरटी ही करनी है, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ भी सिर्फ उसको समझना है, एंड यू नीड टू फॉलो योर एनसीईआरटी, ओके। अब अगर मैं बात करूं, एक एनसीईआरटी में बच्चे आपकी लाइन दी हुई है कि ईच आंथर लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक लोब में, मतलब कि वही मैंने जो अभी आपको बताया कि जैसे ये मैंने आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, हम शुरू से जो 3D स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हैं ऐसे ही तो बना रहे हैं, मत देखो बच्चे, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर कुछ बना रहे हैं हम, और अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रही हूँ बच्चे, लेट मी बी मोर स्पेसिफिक एंड क्लियर, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ बायलोब्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे ये वाली साइड को मैं आप नीचे से देखोगे तो आपको 2 ही हिस्से, मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको सिर्फ 2 ही हिस्से नजर आ रहे हैं, तो आपने ये जो 2 हैं इनको आपने वो कर दिया। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर जो ये ऐसे उखड़ा सा यूं सा निकला हुआ है हम्प जैसा, आपने ये दिस इज 1 लोब एंड दिस इज योर 2 लोब, दिस इज योर सेकेंड लोब, इतना समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके मैंने फिर 4 हिस्से कर दिए, 1 2 और 3 और 4। अब बच्चे जो इटसेल्फ इंटरसेक्शन इंटर डाइसेक्शन किए हैं, मतलब इसी स्ट्रक्चर के 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्से का हम्प को मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया और एक को माइक्रोस्पोरेंजिया दूसरे को कह दिया, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो मतलब टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए एक एंथर में 4, और एक लोब में कितने हुए 2, कंसेप्ट क्लियर है। और माइक्रोस्पोरेंजिया 4 हुए, एक लोब में 2 हुए, और पूरा जो आपका है, ठीक है, इस पूरे को आपने माइक्रोस्पोरेंजिया कह दिया एंथर के को, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर का जो पैरेलल स्ट्रक्चर है वो कोकोनट के पाइप वाला स्ट्रक्चर याद कर लो, इसके अंदर पैरेलली ये सारे ढक्कन खुले हुए हैं जिसमें क्या भरे हुए हैं, छोटे छोटे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भरे हुए हैं जिन्हें आपने बोल दिया माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, ठीक है।
और जब माइक्रोस्पोरेंजिया आर ट्रांसफर्ड इनटू पॉलन सैक, इसको इन सबको क्या कह देते हो, इस पूरे मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को आप एक तरीके से पॉलन चैम्बर और पॉलन सैक भी कह सकते हो। ठीक है, ओके। अब आपको कह दोगे द होल एंथर कम्स टू हैव, तो अब इस स्टेज को क्या कह देते हो जिसमें 4 चैम्बर हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के। ठीक है, 4 हैं, 1 2 3 4, एक को बोल रही हो ना माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आप इसको 4 हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिया 8। ठीक है, इसमें क्या मतलब है, टेट्रा मतलब 4, स्पोर मतलब पॉलन ग्रेन्स, 8 का मतलब है कि मिलके बना हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट, मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के कॉम्बिनेशन से आपका एंथर बना हुआ है। और कैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। अच्छा, पॉलन सैक्स क्या है, पॉइंट करो, मुझे बताओ, खुद डिफरेंशिएट करो। मैंने कह दिया ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आपका दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये आपका तीसरा माइक्रो है, ये आपका चौथा है। आपने इस पूरे के स्ट्रक्चर को क्या कह दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। वैसे आपने इसको और क्या बोला, बाइलोब्ड बोल दिया। और क्या बोला बच्चे, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस एक लोब के 2 माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो, पॉलन सैक और पॉलन चैम्बर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ब्रीफ में। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, अब जैसे ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजिया का और पॉलन सैक का, ये अंदर से सेपरेटेड है। ठीक है, अंदर से इंटरनली दे आर सेपरेटेड by a strip of sterile tissue. Second चीज, they are separated externally by common एपिडर्मिस। समझ में आ रही है? तो अंदर से आपने ये 4 चैम्बर और 4 लोब और पॉलन सैक को कैसे किया, एक स्टेराइल टिश्यू की एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है जो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर रही होती है, 2 लोब्स को डिफरेंशिएट कर रही होती है। और अगर आप एक्सटर्नली देखोगे कि एक्सटर्नली तो एक थिन प्लास्टिक की सेलोफेन टाइप की एपिडर्मिस लेयर होती है, उनसे ये सारी चीजें डिफरेंशिएट रहती है। अब जैसे पन्नी मिठाई खरीदी हो कभी, तो जैसे हल्दीराम से या बीकानेर से कभी मिठाई खरीदो तो उस पे एक बहुत बहुत पतली सी सेलोफेन पेपर लगा आता है ऊपर, फिर उसको क्रैक करते हो, फिर यू एबल टू हैव द स्वीट्स। तो जो सेलोफेन की जो लेयर होती है, बिल्कुल इमेजिन करो वैसे ही ये माइक्रोस्पोरेंजिया में सारे वो पन्नी लगी हुई हैं और उनमें सारे आपके चॉकलेट बॉल्स या पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मैच्योर एंथर की, मैंने आपको बताया जुवेनाइल एंथर एंड मैच्योर एंथर। जुवेनाइल एंथर मतलब जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है। मैच्योर एंथर की बच्चे अगर मैं बात करती हूं,
अगर मैं आपको बोलती हूँ मेच्योर एंथर की, तो मेच्योर एंथर में द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस गेट, अब आप हाउ यू विल गेट टू डिफरेंशिएट, कि आप कैसे पता करोगे, अब है तो आपका एंथर पूरा सेम ही स्ट्रक्चर का, अब शक्ल तो आपकी कॉमन रहेगी जब आप पैदा हुए थे और जवानी तक, उसमें क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। ऐसे ही जो भी आपका एंथर का शुरू में स्ट्रक्चर बन गया वो बन गया। हर स्ट्रक्चर मतलब आपके, अगर मैं एंथर की कॉमन स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो बायलोड है, माइक्रो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट है, ठीक है। लेकिन मैच्योर और जुवेनाइल एंथर में हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट, यू गोइंग टू डिफरेंशिएट ऐसे करोगे बच्चे कि एक जो एपिडर्मिस की लेयर जुवेनाइल में भी होती है, मतलब एक आपके माइक्रोस्पोरेंजिया एक यंग एंथर में भी होती है और आपके मैच्योर एंथर में भी होती है। अगर मैं मैच्योर एंथर की बात करूं तो मैच्योर एंथर में जो वो लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाती है, और जब आप उसको डायसेक्शनिंग में देखते हो या जब आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो तब आपको पता चलता है दैट दिस इज द मैच्योर एंथर। ये आप कहोगे मैम हमने क्यों देखना है माइक्रोस्कोप में। बच्चे जो साइंटिस्ट होते हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस कराते हैं, आपकी एक 12th क्लास में एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी है जिससे आप लोग पॉलिनेशन कराते हो, ठीक है, लैब्स में अपनी लेबोरेटरीज में वो पॉलिनेशन का आपका एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपकी मैम्स या टीचर्स वगैरह आपको पॉलिनेशन करके दिखाती हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। एमास्कुलेशन, बैगिंग का प्रोसेस है, हम आगे आगे करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करके दिखाती हैं और थोड़ी देर में यू एबल टू सी कि आपकी पॉलिनेशन हुई, एक न्यू फ्लावर जनरेट हुआ। इन द सेम मैनर जब आपको पता कैसे चलेगा, फिर उसके लिए आपको ये तो जानकारी होनी बहुत जरूरी है ना कि जो आपका फ्लावर आप ले रहे हो या जो आप पॉलन सैक ले रहे हो, वो जो पॉलन सैक है वो मैच्योर है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले या कभी भी अगर मम्मी सब्जी बना रही है तो एटलीस्ट इतना तो देखती है ना सब्जी खराब है या नहीं है, खराब सब्जी थोड़ी काट के खिला देगी, ठीक है, उस चीज का तो करने का फायदा ही नहीं है, इट्स यूजलेस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इन द सेम मैनर अगर आपने एक मैच्योर एंथर के साथ ही पॉलिनेशन करा सकते हो, क्योंकि जुवेनाइल या माइक्रोस्पोर्स के साथ तो पॉलिनेशन वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इन द सेम केस द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस गेट स्ट्रेच्ड एंड शिवल अवे, तो उस चीज से आप यू विल एबल टू डिफरेंशिएट कि आपका जो एंथर आप जिसके पॉलिनेशन आगे आर्टिफिशियल करा रहे हो या हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसा है, ठीक है। अब अगर मैं एक बात करूं पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप, let's write again, pollen sac और माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट वन ऑफ माय एडवाइस इज कि अपनी एनसीईआरटी जरूर ओपन रखो अपने सामने, क्योंकि आई एम गोइंग टू जो भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं मैं उसके बाहर नहीं जाते हुए आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप अपने आगे एनसीईआरटी ओपन रखेंगे, खोल के रखोगे और उसको देखते भी रहोगे, नजर डालते भी रहोगे कि जो मैम पढ़ा रही हैं वो है या नहीं है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। जब आप दोबारा रिकैप्चुलेट करके ये वीडियो दोबारा पढ़ोगे तब आपको ये ध्यान रहेगा, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और उसी टाइम याद हो जाएंगे। ये एक बेनिफिट है, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि ये तो इंटरेस्ट है नहीं, प्लांट तो कौन देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, बचपन में एक चीज सीख ली कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चे भूल जाते हैं, तो भूल जाने के बाद उसको फिर चीज को याद करो, उस चीज को फिर पढ़ो, उस चीज को फिर पढ़ो, एग्जाम्स होंगे मार्च में, उसके बाद चैप्टर अभी पढ़ना है, ठीक है, और अब इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो यू एबल टू फॉरगेट, आप भूल जाओगे। तो इस चीज को ना भूलो, इसीलिए साथ के साथ अगर एनसीईआरटी खुली रख के उनको थोड़ा सा डायग्राम्स को रिकैप्चुलेट अपने करते रहोगे इन द सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आपका ये चल रहा है हम लोगों का भी सेशन वो आपका स्टोर होता जाएगा, और जैसे जैसे स्टोर होता जाएगा और जब आप दोबारा उसको रिकैप्चुलेट पढ़ोगे तब देखोगे अरे ये तो आता है, अरे ये तो आता है, ये तो मैम ने बता दिया था, ये सब कुछ आता है हमें। सो इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है। कोई और बुक मत खोल लेना, एनसीईआरटी खोलनी है, क्योंकि बच्चों की आदत होती है
जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं कि प्रदीप से करेंगे हम तो दिनेश से करेंगे, इट विल बी नॉट वेरी गुड आइडिया मेरे से पूछो तो सिंपल सा आपको भी एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, ठीक है। तो पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हाइपोडर्मली। एक बच्चे 3-4 टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका हाइपर, एक होता है हाइपो। अब अगर मैं नॉर्मल, डर्मल छोड़ो, डर्मल का वैसे मतलब होता है स्किन या अपर सरफेस, आउटर सरफेस, ठीक है। डर्म मतलब होता है स्किन का सरफेस, मतलब जो एक्सटर्नल आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं हाइपो की बात करूं तो हाइपो का अगर मैं वैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो गया इस पेशेंट को, तो क्या है हाइपरटेंशन? हाइपर मतलब है स्ट्रेस बढ़ गया है, हाइपोटेंशन बॉडी में हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो गया है या ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, हाइपो प्रेशर ब्लड प्रेशर। अब एक ऑप्टिमल लेवल का ब्लड प्रेशर बॉडी में होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, उससे कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हाइपो एंड हाइपरटर्मल, ठीक है। तो हाइपोडर्मल मतलब कि जो आपकी डर्मिस है, डर्मिस का मतलब होती है प्लांट की एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, उस डर्मिस से नीचे वाली लेयर आप उसको कह दोगे हाइपो, मतलब जस्ट बिलो वाली जो लेयर आप बोल दोगे उसको बोल दोगे हाइपो, ठीक है। हाइपोडर्मली as 4 strips of आर्कीस्पोरियम, ठीक है। स्पोर्स 4 स्ट्रिप्स ऑफ आर्कीपोरियम को मैं बना के दिखा देती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सटर्नल लेयर है, ये आपकी हाइपोडर्मल लेयर है, ये आपका स्टेराइल टिश्यू है। मैच्योर एंथर में ये टिश्यू स्ट्रेच्ड हो जाता है, थोड़ा सा खिंच जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। दैट्स हाउ यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मैच्योर एंड द जुवेनाइल एंथर, ठीक है। तो ये आर्कीस्पोरियम, आर्कीस्पोरियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हाइपोडर्मली एज 4 स्ट्रिप्स ऑफ आर्कीस्पोरियम, तो मतलब जो ये पॉलन सैक है, मतलब ये जो एक है इसमें 4 स्ट्रिप्स हो जाती हैं हाइपोडर्मली, मतलब आपकी जो आउटर लेयर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर इट इज लाइक दैट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते हो बच्चों, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चे, जो इसमें हाइपोडर्मिस होती है, जो इनर की जो लेयर होती है वो कुछ फ्यूज टाइप से होती है। फ्यूज का मतलब है एक दूसरे से ज्यादा घुली मिली नहीं होती है और फ्यूज्ड होती है, ठीक है। ये आपका ये वाला हिस्सा पॉलन सैक, इसमें आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 लड्डू, ठीक है, ये आपका टेट्रा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका ये भी पॉलन सैक, ठीक है। तो ये जो आउटर डर्मिस होती है, ठीक है, आउटर डर्मिस आपकी नॉर्मली इन जुवेनाइल एंथल में फ्यूज होती है, बट अगर आप इसको थोड़ा और एलैबोरेट करके देखोगे इन मैच्योर एंथर, ये जो स्ट्रेच टिश्यू होती है इसमें 4 स्ट्रिप्स और ऐड हो जाती हैं हाइपोडर्मिली, मतलब कि जो डर्मिस है उसके नीचे ही आपकी 4 स्ट्रिप्स और मिलती हैं, और जो टिश्यू होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड अप होता है, ठीक है। तो आप इसलिए डिफरेंशिएट कर सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा इसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर अब मैं इसके एक सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो सेलुलर स्ट्रक्चर में देखो, सेल्स ऑफ आर्कीस्पोरियम, आर्कीस्पोरियम का मतलब है एंथ्रीडिया,
स्पोरियम, periclinically divide into parietal cells on the outer side of sporogenous cells on the inner side. Outer cells divide into 2-3 times to form 3 to 5 layers. पेराइटल का क्या मतलब होता है बच्चे? पेराइटल का आपका मतलब होता है बाहर वाली तरफ के सेल्स, ठीक है। बाहर वाली तरफ के सेल्स का मतलब है जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है बच्चे कि प्लांट की जो डर्मल एरियाज हैं, पेराइटल एरियाज हैं, हम पेरिफेरल एरियाज हैं, हमारी बॉडी में पेरिफेरल एरियाज कौन से हैं? दीज, ठीक है। सेंटर बॉडी ऑफ आवर बॉडी इज लाइक दैट, ठीक है। पेरिफेरल ऑर्गन्स आर लाइक दिस, द हैंड्स, द लेग्स, these are the peripheral organs, ठीक है। peripheral organs मतलब जो सेंटर में लोकेट नहीं हुए। ऐसे ही आपके जो पेराइटल है, मतलब जो आपके सेंटर में तो क्या है, आपके वो सेल्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। और इनर साइड पे, आउटर साइड पे आपके पेराइटल सेल्स हैं, ठीक है। वो 3-4 बार 2 to 3 टाइम्स आपके डिवाइड होते हैं, जो कि 3 से 5 लेयर्स बना देते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बड़ा फेमस है बच्चे, वो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उस डायग्राम्स को लेके। ये जो बच्चे आपका डायग्राम है, ये एक आपका माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम है, ठीक है। तो लेट अस, आप भी मेरे साथ वो डायग्राम की लेयर्स रिकॉल करिए, फिर क्योंकि जो वर्ड्स टू वर्ड्स पढ़ोगे फिर उसमें समझ नहीं आएगा कौन सी लेयर कौन सी है। सो मैं जो जैसा जैसा बना रही हूँ तो देखते जाओ और कुछ खाते भी जाओ ताकि ग्लूकोज की कमी ना हो दिमाग में और कंसंट्रेशन लेवल बना रहे, ठीक है। तो ये मेरा एक माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ आउटर मोस्ट लेयर की, तो जो ये लेयर मैंने बनाई है बच्चे, मैं इसको बोल देती हूँ एपिडर्मिस। फिर से बोलो मेरे साथ, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नाम बहुत बार सुना होगा। एपी मतलब सबसे पहली वाली, डर्मिस से ऊपर वाली लेयर, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो एपिडर्मिस, ठीक है। ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक सेल्स की लेयर होती है
जो इस एपिडर्मिस के नीचे फैली हुई होती है पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया में। अगर आप बिल्कुल बोर्ड्स में ऐसा डायग्राम्स भी बनाए आएंगे, मतलब इतना भी गंदा मत बनाना, बट ये डायग्राम बुकिश नहीं है, बट एग्जामिनर को ये समझा देगा कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हो और आपको ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को कोई सपने नहीं आने वाले कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। फॉर बोर्ड आपको उसको यकीन दिलाना होगा कि आपने अपना कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, चैप्टर की नॉलेज आपको पूरी है। एंड बायो में बच्चे आप जितने से जितने ज्यादा अगर डायग्राम्स बना के अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे, आंसर्स में बताने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हम सब पढ़ के सब कुछ गए थे, लिख के भी सारा आए, नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितने हम लोगों ने सोचे थे। क्यों नहीं आए? कि वो बिकॉज बच्चे, एक लिमिट होती है एग्जामिनर की थ्योरी पढ़ने की। अब आपका पेपर नहीं है, ठीक है, आप पढ़ के गए थे, आपका अकेले का पेपर वो चेक नहीं करने वाला। वो बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कुछ थ्योरीज गलत भी पढ़ता है, सही भी पढ़ता है। तो अगर आप खुद सोचो कि आपको 1000 पेपर्स ऐसे थ्योरी के पढ़ने पड़ जाएं तो क्या करते हो? और अचानक से 1000 पेपरों में से एक पेपर ऐसा निकल के आए जब उसको एक कलरफुल अट्रैक्टिव डायग्राम्स बने हुए पेपर में मजा आ जाए, तो वो क्या करता है? खुले नंबर देता है। तो आपको अपना पेपर थोड़ा वैसे करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करूं, तो सेकेंड लेयर की जो बात अगर मैंने करी, तो ये स्ट्राइटेड आर्किगोनिया स्ट्रिप्स हैं जो डिफरेंशिएट के टाइम मैंने बताया था 4 स्ट्रिप्स आपको मिलती हैं, ठीक है बच्चे। फिर क्या होता है? फिर आप वही गोले देखते हो प्लांट के अंदर। अब ये जो गोले हैं इनको क्या बोलते हो बताओ? जल्दी 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 जल्दी। माइक्रोस्पोरेंजिया। गुड। ये ऐसे ही होते हैं जैसा मैं बना रही हूँ, मतलब इतने गंदे नहीं होते, थोड़े से प्लांट्स भी ब्यूटिफाई होते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द 4 रिंग्स ऑफ सर्कल और सिलिंड्रिकल मे बी प्रोबेबली, सो इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, आप इसको इन सेल्स को ऐसे बनाओगे, तो ये जो बच्चे सेल्स होते हैं, ठीक है, इनको आप बोल दोगे स्पोरोजीनस सेल्स, और इस टिश्यू को क्या बोल दोगे? स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्ट्राइटेड आर्किगोनियम है इसको आप और क्या बोल सकते हो बच्चे? जस्ट आई विल मार्क इट विद रेड। एंडोथीलियम। एंडोथीलियम मतलब एपिडर्मिस के नीचे वाली या हाइपरडर्मिस, सो हाइपोडर्मर डर्मिस भी बोल सकते हो, ठीक है। एंडोथीलियम मतलब अंदर वाली लेयर, ठीक है। ये स्पोरोजीनियस सेल्स, यही सेल्स आपके बच्चे डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। यही सेल्स होते हैं जो आपके डिवाइड करते हैं और आपके स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये स्पोर्स बनाते हैं इनके बीच की भी कुछ मिडल लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने एपिडर्मिस देखी, फिर आपने, अगर मैं बात कर दूं
ये वाला पार्ट, ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया और एंडोथीलियम के बीच वाला है, इसको आप क्या बोल दोगे? मिडल लेयर्स, जो कि 4-5 स्ट्रिप्स यूजुअली मोर डेवलप होती हैं इन केस ऑफ मैच्योर एंथर, ठीक है। ये वाली लेयर्स ऐसे ही सब में होती है बच्चे, ये वाली लेयर्स, ठीक है, सबके अंदर होती है। आई एम जस्ट शोइंग फॉर वन पॉलन सैक और वन पॉलन चैम्बर, सब में होती है ये लेयर्स। यहाँ पे ऐसे ही प्रेजेंट होती हैं इस एरिया में, ऐसे ही इस एरिया में भी ये सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं और देखूं, एक ऐसे सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो वेस्क्युलर स्ट्रैंड। और बच्चे ये जो जितना भी एरिया बचता है, ये सारा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? सेल्स को, टिश्यूज को कनेक्ट करना, ठीक है। सो बीच वाली लेयर आपकी होती है स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। उससे पहले बाहर वाली आपके कौन से होते हैं? मिडल लेयर्स। उससे बाद पहले वाली आपकी जो पिंक कलर की मैंने मार्क की हुई है, उसको आपने कह दिया एंडोथीलियम या हाइपोडर्मस। आउटर ग्रीन वाली आपने बोल दिया एपिडर्मिस। एक जो ये वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है, अब अगर बहुत देर हो गई, 12-13 घंटे हो गए, पढ़े जा रहे हो, तो दिमाग काम करेगा नहीं। दिमाग को काम करके फिर क्या करते हो? पार्ले-जी का बिस्कुट खा लेते हो, मम्मा दूध दे देती है, जब पढ़ते टाइम हो जाते हो तो उससे क्या होता है? एकदम से रिफ्रेशिंग एनर्जी आ जाती है। क्यों? बिकॉज आपका वो सबकॉन्शियस जो माइंड पीछे बैकवर्ड में वो सारी चीजें कर रहा है, वो कर रहा होता है। सो बच्चे, इन दिस केस ऑल्सो, अब जो ये माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, अब इनको नरिशमेंट चाहिए, इनको एक तरह से आगे डेवलप होने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो जो एनर्जी वेस्कुलरिटी एक एंथर के स्ट्रक्चर को काम देता है, ये काले कलर का गोल वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, गंदा वाला, तो ये आपको बोलते हो वेस्कुलर स्ट्रैंड। और ये जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है बच्चे, ये आपकी वेस्कुलरिटी मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर को सूखने नहीं देता, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर्स को, और एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। जो ये ग्रीन का और ये जो येलो कलर का, अब ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर, ये नहीं, जहां पे भी ये जगह बच जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली जगह बच गई, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर में ही लोकेटेड है, यहाँ पे भी इस मिडल लेयर के बाद भी थोड़ा सा है, तो आप इसको क्या देते हो? कनेक्टिव लेयर या कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव लेयर में कनेक्टिव सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स होते हैं, आपके कोलुमिनर स्क्वामस सेल्स होते हैं। तो ये जो कोलुमिनर सेल्स होते हैं, क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सारी चीजों को, सारी लेयर्स को एक दूसरे से, उनका जो तालमेल है वो बनाने में इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। So this is your anatomical diagram of your microsporangia। कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया का आपका डायग्राम वो इतना बुक्स में पढ़ते हो, वो आपका ऐसा है बच्चे। इस डायग्राम में अब एनसीईआरटी में स्पेशली, वेरी वेरी स्पेशली, स्टार लगा के गुच्छा बना लो कहीं पे बहुत बड़ा सा, एक लेयर और बड़ी मेंशन की हुई है। और सीबीएसई बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, टिपिटम। टिपिटम कहीं मार्क कर लो, कहीं पे भी जो भी आप राइट डाउन कर रहे हो, या अगर आपने बुक भी खोल रखी है तो एनसीईआरटी का जहां पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम है, उसके ऊपर वाली 2-3 लाइन में ये वर्ड आया हुआ है, टिपिटल, ठीक है, या टिपिटम सेल्स, ठीक है। तो बच्चे, ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसको इससे करते हैं, ओके। तो अगर मैं इसी वाले डायग्राम की बात करूं, तो मैंने बनाया था
या अगर आप दूसरी जगह देखना चाहते हो तो दूसरी जगह भी मैं ये ब्लू कलर का माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये जो मैंने अभी ये वाले सेल्स बना रही हूं, ये वाले, ठीक है, इनको आप बोल देते हो बच्चे टिपिटल या टिपिटम सेल्स, ठीक है। इसके अंदर वही फिर आपका माइक्रोस्पोरो सेल्स, माइक्रोजीनस सेल्स होते हैं जो आपके माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। अब जो ये टिपिटल सेल्स होते हैं और जो इनके बीच में भी 2-3 लेयर्स होती हैं जिन्हें आप बोल देते हो स्टोर्नियम। क्या बोल देते हो? स्टोर्नियम। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट टिपिटम सेल्स को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप इसको रेड कलर से मार्क कर लो और इसको कई सारे स्टार्स लगा के डेंजर मार्क कर लो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन कलर के लेयर है बच्चे, दिस इज द एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली आपकी एंडोथेलियम, उसके अंदर वाली भी कभी कभी रेड कुछ लेयर्स होती है, बहुत पतली पतली लेयर्स होती है, जैसे ये जो पिंक कलर के लड्डू वाले सेल्स बना रखे हैं ना, इनके अंदर भी आप एक छोटी बहुत पतली सी ऑरेंज कलर का जो मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इससे के नीचे बहुत पतली 3-4 सेल की लेयर्स होती है, उसको आपने स्ट्रोनियम कह दिया है। उसके स्ट्रोनियम के बाद आपकी जो ये वाली जो लेयर है, जो ये मैंने डार्क ब्राउन कलर के उससे मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये जो डार्क ब्राउन कलर से मार्क कर रही हूँ, ये आपके बच्चे बोल देते हैं इसको मिडल लेयर। ये काले वाला को आपने वेस्कुलर स्ट्रैंड, उसके बाद आपके आ जाते हैं टिपिटल सेल्स, उसके बाद आपके स्पोरोजिनस सेल्स, फिर आपके वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो येलो कलर का स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया वेस्कुलर स्ट्रैंड, ठीक है। अब हम लोग इनके फंक्शंस पे थोड़ा सा बात करते हैं। इनके फंक्शंस को लेके अगर मैं बात करती हूं तो फंक्शंस क्या हैं और कौन से आपने पढ़ने हैं, जो कि जिनको तो रोट करना है। रोट का मतलब क्या होता है? रटना है, यू नीड टू क्रैम इट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? एक तो बच्चे हैं आपने जो मेनली पढ़ने हैं वो हैं स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है, स्पोरोजीनस सेल्स। एक है बच्चे टिपिटम या टिपिटल, एनसीईआरटी इज रेफरिंग टिपिटम, तो इट्स बेटर कि आप टिपिटम ही करो, टिपिटल का ना कोई रोल नहीं है, ठीक है। और वो जो आपके वेस्कुलर हैं उसमें आपके ग्लैंडुलर सेल्स वगैरह सब आ जाते हैं। अब जो बच्चे आपके माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया वॉल है वो ऑब्वियसली एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है। तो इट्स अ स्ट्रक्चर जिसमें आपकी 3/4 एंडोथेलियम की लेयर्स होती हैं, स्टोर्नियम की लेयर्स होती हैं, जो एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंथम को। एंडोथीशियस की आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक होती है, ठीक है, जो कि एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है आपके माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल को, जैसे आपने एपिडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल्स को बोला था, ठीक है। मिडल लेयर क्या होती है? 1 to 3 लेयर्स की थिन लेयर्ड सेल्स होती है। द सेल्स ऑफ मिडल लेयर आर डिजेनरेटिव, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है? जरूरी नहीं है कि ये दिखे ही नहीं दिखे, ये डिजेनरेट कर जाते हैं और एक स्ट्रोनियम का एक अच्छा स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर मैं बात करूं टिपिटम की, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है ये? It is the inner specialized, एनसीईआरटी में इतना ब्रीफली नहीं लिखा है, सो इट्स बेटर आप उन्हीं के आगे ये मार्क कर लो और लिख लो, स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर आप एग्जाम में बोर्ड्स में ये वाला डेफिनेशन भी डाल दोगे तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है।
layer of microsporangial wall, जिसका क्या फंक्शन होता है, पहले तो उनके सेल्स की बात करेंगे। द सेल्स बिकम लार्जर, ठीक है, क्या होता है, जो आपके मिडल लेयर के सेल्स होते हैं वो ही स्पेशलाइज्ड फंक्शन में डेवलप हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। द सेल्स बिकम लार्जर multinucleated and polyploid। polyploid को अगर ना भी लिखोगे तो बेटर है, multinucleated is more than enough for this standard। कि the cells become larger and multinucleated, क्या कैसे डिफरेंशिएट करते हो मिडल लेयर और टिपिटल के सेल्स को, कि जो मिडल लेयर के सेल्स होते हैं उनसे बड़े और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये जो सेल्स हो जाते हैं टिपिटम के, ये वो हो जाते हैं। अच्छा, अब इसको आपने और थोड़ा सा ठीक है, टिपिटम is of two types। secretory and glandular, ठीक है, या आप इसको एक ही टर्म में ले सकते हो, एमीबॉइड और secretory और glandular। glands do usually secrete, performing the secretory function, ठीक है। तो एमीबॉइड की अगर बात करो, typical cells usually grow to form periplasmodium, ठीक है। पेरीप्लाज्मोडियम that passes in between mother cell for providing nourishment and other materials ठीक है। एग्जाम्पल्स आप एक ले लो, लिली फ्लावर, ओके। सिक्रेटरी की बात करूं तो टिपिकल सेल्स, एनसीईआरटी में दो टाइप्स के टिपिकल सेल्स को डिफाइन नहीं किया हुआ और बेसिकली इतनी जरूरत भी नहीं है टिपिकल सेल्स को। उन्होंने सिर्फ एक फंक्शन किया है कि आपके जो मदर सेल्स के माइक्रोस्पोर्स जनरेट होके ये नरिशमेंट का फॉर्म करते हैं। अब बच्चे नरिशमेंट का फॉर्म तो करते हैं, बट उन्होंने टिपिकल सेल्स के 3-4 और फंक्शन की हैं कि मैं दो सेल्स का डिवीजन, आप एक बार कहोगे कि मैम वैसे तो आप कह रहे हो इतना वास्ट में मत जाओ और आप खुद ही इतना वास्ट में जा रहे हो। बच्चे मैं टिपिकल सेल्स को दो में इसीलिए डिवाइड कर रही हूँ कि जो ये टिपिकल सेल्स हैं, जो आपके इमीबॉइड टिपिकल सेल्स हैं, ये भी टिपिकल सेल्स हैं, वो भी टिपिकल सेल्स हैं, लेकिन वो सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर हैं पेरिफेरल सेल्स के लिए, ठीक है। जो ये टिपिकल सेल्स हैं, ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स और मदर स्पोर्स हैं, ठीक है, मदर सेल्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं ग्लैंडुलर की बात करूं तो दे आर एट पेरिफेरल पोजीशन पे ही होते हैं ये, ठीक है। एंड सिक्रीट नरिशमेंट
substances to sporogenous cells। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल ले लो। और अल्टीमेटली जब आपके माइक्रोस्पोर्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है तब बोथ विल डीजेनरेट, स्टिपिटल सेल्स दोनों ही डीजेनरेट कर जाते हैं जब आपका एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज अब दूसरी चीज ये देखते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया था ऊपर, अच्छा अब हमने कहा था कि ये, अब एक चीज इसको ध्यान से डिफरेंशिएट करेंगे अब जरा हम, तो ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बच्चे हम लोगों ने क्या बताया था, एक मिडल लेयर बताई थी जो मैं अभी बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने कहा था कि मिडल लेयर के सेल्स ही थोड़े से डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं, जिसको आपने बोल दिया ग्लैंडुलर सेल्स। क्या बोल दिया? ग्लैंडुलर या सिक्रीटरी, क्योंकि पेरिफेरल पोजीशन पे ही ये चिपके चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाते हैं बच्चे, इसके अंदर ही आपके स्पोरो, जो दूसरे सेल्स होते हैं स्पोरोजेनेसिस सेल्स, वो डेवलप करने लग जाते हैं स्टार्ट। अब जो ये स्पोरोजेनेसिस सेल्स होते हैं, एक बीच का सेल्स होता है जिसे आप कह देते हो मदर सेल्स। ठीक है, ये जो मदर सेल्स होते हैं ये इन बिटवीन स्ट्रिप्स में, ये जो टिपिटल सेल्स होते हैं ये इन बिटवीन स्ट्रिप्स में ऐसे घुस के इसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एमीबियोटिकली इसके तरफ सराउंड होके इसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यही मदर सेल का मतलब होता है। मदर क्या होती है? जननी। ठीक है, वो एक सेल जिससे शुरुआत हुई थी, जैसे हम जाइगोट कह देते हैं ना, वो ही एक सेल जिससे ये पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनाने की शुरुआत हुई थी, आप उसको मदर सेल कह देते हो, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो। इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट का अगर मैं बात कर रही हूँ फॉर्मेशन स्पोरोजेनेसिस का, तो एक मदर सेल होगा, उसको टिबिटम प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, और जो उसके साथ वाले सेल्स हैं स्पोरोजेनेसिस, मतलब जो आगे फर्दर बन के चुके हैं और आगे डिवीजन में चले जाते जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्पोर्स हैं जो छोटे छोटे स्पोर्स बना रहे हैं, जो मदर सेल स्पोर्स बना, ये स्पोरोजीनस सेल्स बना रही है, और जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये आगे आपके माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं पेरिफेरली आपके टिपिटम। और जब ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कंबाइंड मैच्योर का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो अल्टीमेटली ये डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपके फंक्शंस हम लोग कर सकते हैं इसके, कि फंक्शंस ऑफ टिपिटल सेल्स की प्रोवाइड्स nourishment, provides nourishment to growing sporogenous cells। स्पोरोजेनस सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दे सिक्रीट, एक ग्लैंडुलर होते हैं, दे सिक्रीट nourishment that passes to young microspores। जो भी ये सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं वो क्या करता है? यंग माइक्रोस्पोर्स में चला जाता है, जैसे लिली। ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू इस टाइम पे टिपिटल सेल्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, एक चीज और है, इट ऑल्सो प्रोवाइड suitable protein to, it provides suitable protein to microspores, or not you can say protein to pollen grains। mature structures के लिए ये
एक सूटेबल प्रोटीन बनाता है, जिसके वजह से वो जो स्ट्रक्चर है कंपैटिबल और उसकी इनकम्पैटिबिलिटी के लिए ध्यान रखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे हमारी बॉडी पूरी प्रोटीनिशियस है, ठीक है, अगर कोई और स्ट्रक्चर मेरी बॉडी का, अब जैसे मैं दूसरे का ब्लड क्यों नहीं ले सकती, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पॉजिटिव हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों बी पॉजिटिव नहीं लिख सकती, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, मेरी प्रोटीन की कोडिंग अलग है, किसी और की बॉडी की प्रोटीन कोडिंग अलग है। तो अगर किसी और की बॉडी की प्रोटीन अगर मैं अपनी बॉडी में, तो मेरे जो बॉडी के सेल्स होंगे वो उस चीज को धावा बोल देंगे उस पे, तो कहेंगे ये तो हमला हो गया, तो ये बाहर वाले सेल्स हैं। बल्कि अगर मैं वो जो मेरा मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दूसरा ब्लड ग्रुप लिया भी है और क्या पता वो मेरी यूजफुल के लिए ही है, बट माई बॉडी सेल्स विल स्टार्ट रिजेक्टिंग दो सेल्स। इन द सेम मैनर एक पॉलन ग्रेन्स के अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी के लिए हेल्प करता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में हमने थोड़ी सी ये बात डिस्कस की थी कि जो स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो फ्लावर चेक करता है, ठीक है। अब फ्लावर चेक कैसे करता है कि ये जो प्रोटीन हैं ये उनके लिए कंपैटिबल हैं या नहीं है, ठीक है। और ये कंपैटिबिलिटी कैसे, कंपैटिबिलिटी इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर देख के उस फ्लावर का। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई मारीगोल्ड का कोई फ्लावर है और पॉलन ग्रेन्स का कोई अगर स्ट्रक्चर, मैं रोज की बात करती हूँ, तो पॉलन फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हाउ द प्लांट, हाउ द फ्लावर विल गेट टू नो कि ये पॉलन ग्रेन नहीं है, ठीक, तो वो कैसे करता है बच्चे, ये उसका प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर डिसाइड करता है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। और वो जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो पॉलन ग्रेन का होता है वो कौन बनाता है, आपका टिपिटल सेल्स। ओके, गुड। अब अगर मैं बात करूं स्पोरोजिनस टिश्यू की, ओके, तो अगर मैं बात करूं स्पोरोजिनस टिश्यू की, तो स्पोरोजिनस टिश्यू बच्चे क्या होता है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों फ्लावर में एक तरफ का होता है। इसका मतलब ये है जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है यही वो टिश्यू होता है जो माइक्रोटेट्राड में प्रेजेंट होता है एंड विल फॉर्म का मतलब कि क्या होता है कि अब जैसे अगर मैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू की बात करूं और अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, या फिर हम लोग इसको कह देते हैं कि प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अगर मैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करूं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन्स बना रहा है आपका मदर सेल, और मदर सेल्स बना रहे हैं स्पोरोजिनस सेल्स। तो अगर स्पोरोजिनस सेल्स क्या होते हैं, अब इसका एक प्रोसेस को अगर मैं देखूं तो इस चीज ये इंपॉर्टेंट है, सो इट इज लाइक, सबसे पहले बच्चे क्या होता है, स्पोरोजिनस जो सेल होता है इट इज द इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के इंटीरियरली लोकेटेड होता है, ठीक है, और स्पोरोजिनस सेल से बना हुआ होता है, स्पोरोजिनस सेल से बना हुआ होता है। और अगर मैं बात करूं इसके डिवीजन की, तो सेल डिवीजन जो होता है रेगुलरली टू फॉर्म डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरेंजिया। डिप्लॉयड मतलब दो ऐसे सेल्स जिसके पास इक्वल डिवीजन वाले सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जो हमने पढ़ा था, ये जो डिप्लॉयड
या डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरेंजिया ना करके स्पोर ले लो। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर is mother cell और प्राइमरी मदर सेल। ठीक है, क्या है मतलब इस चीज का, कैसे इसको चीज को बोलोगे कि स्पोरोजेनेसिस interior of microsporangia, sporogenesis cells, cell division regularly to form diploid microspore. Diploid microspore is the mother cell and primary mother cell. ठीक है, अब ये सिर्फ आपके माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू के बारे में पढ़ा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो टिश्यू होता है वो क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है जो आपका सेल डिवीजन करने के बाद एक प्राइमरी और फर्स्ट माइक्रोस्पोर जो डिप्लॉयड होता है, मतलब उसके साथ दो सेल्स होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं, मतलब उसके पास इट हैज द टू इक्वेशनल डिवीजन प्रेजेंटेड विद। नाउ वी हैव लेफ्ट विद द प्रोसेस। अब इसका जो प्रोसेस होता है कि आपका जो माइक्रोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है, दैट विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। सो वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। So we will have the next session, and till then you will have to revise the every structure of anther, sporangia, pollen sac, pollen chamber in brief, so that it will be easier for you to understand the process of microsporogenesis with the help of mother cell. Okay, so thank you, keep revising, all the best.